वेलकम स्टूडेंट, एसएम ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और आज बात करेंगे क्लास 12 की। क्लास 12 आर्ट्स की बात करेंगे और इस वीडियो में ज्योग्राफी की बात करेंगे। देखिए, ज्योग्राफी के अंदर पाठ संख्या 6 हम पढ़ रहे थे और उसके अंदर हम बात करेंगे वर्ल्ड ह्यूमन सेटलमेंट की। वर्ल्ड ह्यूमन सेटलमेंट्स की, विश्व मानव अधिवास की हम बात करेंगे। ठीक है, हमने अधिवास के बारे में शुरुआत की थी और अधिवास आपको पता है कि दो प्रकार के हैं, अस्थायी और स्थायी। हमने स्थायी पढ़ लिया था, अस्थायी पढ़ लिया। अब स्थायी की बात करेंगे, स्थायी अधिवास। स्थायी अधिवास की बात करेंगे। देखिए, स्थायी अधिवास की बात करें तो सिंपल सी बात है कि जब से माना जाता है कि जब से मानव एक स्थान पर कृषि करने लग गया, तब से वो स्थायी निवास स्थिर रूप से रहने लग गया। तो कल हमने बात की थी कि मानव अधिवास, मानव की जो सभ्यता और जो संस्कृति है वो उसके प्रतीक माने जाते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जो मानव अधिवास है वो मानव की संस्कृति और मानव के सभ्यता के प्रतीक माने जाते हैं। अगर बात करें तो किसी मानव बस्ती का जो स्थायित्व है वो कुछ बातों पर निर्भर करता है। अगर उन बातों की हम बात करें तो वो कौन कौन सी बातें? पहली, जो मानव बस्ती जो किसी स्थान पर स्थायित्व रूप से है, तो उसकी कुछ बातें हम समझ सकते हैं कि स्थानीय संचित संसाधन है, एक तो वो निर्भर करता है। तो स्थानीय संचित संसाधन, स्थानीय संचित संसाधन भी एक तरह से हम समझ सकते हैं कि मानव बस्ती के स्थायित्व पर निर्भर करता है। दूसरी बात है कि बाह्य विश्व से जो संबंध है वो भी स्थायित्व मानव बस्ती के वजह से निर्भर करता है। बाह्य विश्व से संबंध, ठीक। इसके अलावा हम अगर स्थायित्व मानव बस्ती की बात करें तो उस पर जो बातें कुछ निर्भर करती है, जिसमें हमने पहली बात की है स्थानीय संचित संसाधन, दूसरी देखिए हमने बाह्य विश्व से संबंध, और तीसरी है भावी उन्नति की संभावना। ठीक है, और इसके अलावा बात करें 4 नंबर, तो वो है सुरक्षा। और 5 नंबर बात करें तो धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कारक। धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। तो किसी एक स्थान पर मानव जो स्थायी रूप से रह रहा है, उसका जो अधिवास स्थायी है वो क्यों है, ये कारक प्रमुख रूप से इन बातों पर वो स्थायित्व निर्भर करता है। तो मैंने कहा कि जो मानव की जो बस्ती है जो स्थायित्व लिए है वो एक स्थान पर स्थायी है बिहाइंड द रीजन। वो रीजन है, वो कौन कौन से कारक हैं? वो हैं कि स्थानीय संचित संसाधन, वहाँ पर कोई संसाधन है,
उनका दूसरे देशों से संबंध अच्छा हो सके स्थायी रहने की वजह से, कि जिस स्थान पर रह रहे हैं बाकी से आसपास में संबंध ठीक है। उनको एक स्थान पर रहने से भावी उन्नति की संभावना लगती है, एक स्थान पर उनको सुरक्षा नजर आती हो या और भी आर्थिक या धार्मिक कारक की वजह से वो एक स्थान पर स्थायी रूप से रह रहे हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो एक बात तो ये ध्यान रखना है आपको। अगर हम आगे बात करें तो मानव अधिवासों का जो निर्माण है वो कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। जो मानव अधिवास बनाए जाते हैं उनके कुछ उद्देश्य होते हैं, उनकी पूर्ति के लिए होता है। मानव अधिवास के हम उद्देश्य की बात करें तो वो एक तो कौन कौन से हो सकते हैं कि आखिर मानव अधिवास क्यों करता है। मानव जो घर बनाई है, एक स्थान पर जो मानव झोंपड़ी में रह रहा है अलग अलग समूह के रूप में, वो आखिर क्यों रह रहा है, उन्होंने जो झोंपड़ियाँ बनाई हैं वो क्यों बनाई हैं, क्या उद्देश्य होता है। एक जो समूह है, मानव जो बस्ती है, जो मानव अधिवास है, वो बनाने के पीछे क्या रीज़न है, क्या उद्देश्य है। तो पहला तो ये ध्यान रखना है कि भौतिक वातावरण की जो कठोरता है उसको कम करने के लिए हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि मौसम की जो परिस्थितियाँ हैं उनसे सुरक्षा पाने के लिए वो मानव अधिवास बनाते हैं। तो मानव अधिवास का जो निर्माण है वो मौसम की जो परिस्थितियाँ हैं उनसे सुरक्षा प्राप्त करने के लिए, और अगर हम बात करें तो भौतिक वातावरण की कठोरता को कम करने के लिए, कि जैसे घर नहीं बनाएंगे, खुले में रहेंगे तो सर्दी में ज़्यादा सर्दी, गर्मियों में गर्मी, तो अपने आप की सुरक्षा हो या जलवायु है, भौतिक जो वातावरण उनको मिल रहा है वो किस प्रकार का है, उसकी कठोरता की वजह से और मौसम से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें मानव अधिवासों की जरूरत पड़ी। दूसरा जो उद्देश्य है मानव अधिवास के निर्माण का वो है खाद्य व उपयोगी सामग्री के भंडारण हेतु। सामग्री के भंडारण हेतु एक तो जो खाद्य चीज़ें हैं वो एक स्थान पर जैसे रहेंगे, अगर वो अधिवास बनाएंगे, मकान बनाएंगे, घर बनाएंगे, तो सिंपल सी बात है कि घर बनाने के क्या कारण है, वो घर बनाए क्यों बना रहे हैं। तो सिंपल सी आपके दिमाग में याद होनी चाहिए कि घर बनाएंगे या अधिवास है मतलब मानव उस घर में रहेगा तो क्या फ़ायदा है। भौतिक वातावरण हो, उसकी कठोरता कम होगी, बाहर से ओले गिरे, बारिश भयंकर रूप से हो तो वो कम हुई कि नहीं हुई, सुरक्षा हुई। इसके अलावा हम ये भी समझ सकते हैं कि मौसम की जो क्या स्थिति है वो भी उस पर निर्भर करेगी तभी अधिवास बनाए। मानव मेहनत करके जो खाद्य चीज़ें उपयोगी या खाद्य सामग्री जो इकट्ठा करेगा, उपयोगी सामग्री वो इकट्ठा करेगा तो उनको घर पर आराम से भंडारण कर सकता है, रख सकता है। नहीं तो उनको ले लेकर कहाँ घूमेगा, अगर वो एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं रहेगा तो फिर वो ले लेकर कहाँ घूमेगा। इसलिए तो अधिवास निर्माण करता है ताकि उसमें आराम से उन चीज़ों को रख सके, उनका भंडारण कर सके। तीसरा कारण मतलब मानव अधिवास के निर्माण का तीसरा उद्देश्य वो है जंगली जानवरों व पशुओं से सुरक्षा। जंगली जानवरों व पशुओं से सुरक्षा। तो अधिवास निर्माण के पीछे जो मेन उद्देश्य मैंने लिखे रहता है, एक तो भौतिक वातावरण की कठोरता कम करने के लिए और इसके अलावा मौसमी परिस्थितियों से सुरक्षा के लिए। दूसरा जो उद्देश्य है मानव अधिवासों के निर्माण के पीछे वो ध्यान रखना है कि खाद्य और उपयोगी सामग्री के भंडार हेतु।
तीसरा जो ध्यान रखना है कि जब मानव अधिवास होगा, घर होगा, तो उनको जंगली जानवरों से सुरक्षा मिल सकती है और पशुओं से भी सुरक्षा मिल सकती है। तो जंगली जानवर और पशुओं से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए अक्सर मानव अधिवासों का निर्माण करता है। सिंपल सी बात ये आप याद रख सकते हो। मानव अधिवास बनाने के पीछे और क्या रीजन हो सकते हैं, कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं, अगर उनकी बात करें तो 4 नंबर आप याद करेंगे कि सामाजिक, सांस्कृतिक धार्मिक, आर्थिक व शैक्षिक कार्यों के लिए। तो मानव अधिवास इन वजह से भी तो हो सकता है कि सामाजिक कोई काम हो, कोई सांस्कृतिक काम हो, धार्मिक काम हो, या आर्थिक हो, या शिक्षा से जुड़ा हुआ काम हो, तभी तो वो अधिवास का निर्माण करेगा। किसी स्थान पर बिल्डिंग बनाएगा, किसी स्थान पर रहेगा, कोई मंदिर है, कोई और भी स्कूल है, तो वो सभी मानव अधिवास के हम देख सकते हैं कि उन उद्देश्यों में से आता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 5 नंबर के उद्देश्य की बात करें तो वो हो सकती है पारिवारिक एवं विलासिता पूर्ण जीवन जीने के लिए। जो अधिवास है वो ताकि परिवार के साथ में रह सकें, तो पारिवारिक यानी परिवार के साथ में, और विलासिता मौज मस्ती से अपना जीवन यापन कर सकें, परिवार के साथ में अपना जीवन यापन सही ढंग से कर सके, इसलिए वो अधिवासों का निर्माण करता है। तो पूर्ण रूप से मज़े से जीवन यापन करने के लिए वो मानव अधिवासों का निर्माण करता है। मानव, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो हमने मानव अधिवास के उद्देश्य की बात कर ली, मानव बस्ती के स्थायित्व की जो कुछ निर्भर बातें हैं उनकी हमने बात कर ली। अब बात करते हैं अपने मानव अधिवासों का वर्गीकरण। हम पढ़ेंगे मानव जो अधिवास है वो कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से प्रकारों में इनको विभाजित किया जाता है, हम उनकी बात करेंगे। तो एक ही चीज़ शुरू करते हैं सबसे पहले। तो हमारा टॉपिक होगा मानव अधिवासों का वर्गीकरण। मानव अधिवासों का वर्गीकरण। देखिए, मानव अधिवासों का वर्गीकरण, मानव अधिवासों को प्राकृतिक दशाओं और आधारभूत कार्यों के आधार पर हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। मानव अधिवासों को हम प्राकृतिक दशाओं के आधार पर इसके अलावा आधारभूत कार्यों के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया जाता है मानव अधिवास को। तो मैंने कहा कि प्राकृतिक दशाओं और आधारभूत कार्यों के आधार पर मानव अधिवासों को कितने वर्गों में विभाजित किया है? 2। एक तो है ग्रामीण अधिवास, दूसरा है नगरीय अधिवास। एक तो हो गया ग्रामीण अधिवास, दूसरा हो गया नगरीय अधिवास। ठीक है, तो ग्रामीण अधिवास के बारे में पता होना चाहिए, नगरीय अधिवास के बारे में पता होना
चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रामीण अधिवास की। ग्रामीण अधिवास देखिए, ग्रामीण अधिवास मतलब ग्रामीण अधिवास या ग्रामीण बस्तियाँ देखो, ग्रामीण अधिवास की बात करें या ग्रामीण बस्तियाँ, किसी स्थान पर ग्रामीण अधिवास हैं तो उनकी जो अर्थव्यवस्था होगी, जैसे जगह पर झोंपड़ियाँ बनी हुई हैं, ग्रामीण इलाका है, तो उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो किस पर निर्भर होगी? तो सिंपल सी बात है, ग्रामीण अधिवासियों की जो अर्थव्यवस्था है वो प्राथमिक कार्यों पर, प्राथमिक व्यवसायों पर निर्भर होगी। अरे गांव वाले जो लोग होते हैं उनकी जो अर्थव्यवस्था है, जो झोंपड़ी में रहते हैं, वो किस पर निर्भर करती है? प्राथमिक कार्यों पर। किस पर? प्राथमिक कार्यों पर। और प्राथमिक कार्यों का मतलब क्या हुआ? प्राथमिक व्यवसायों का क्या मतलब हुआ? जिसमें कौन कौन से व्यवसाय आते हैं? जैसे कृषि है। ग्रामीण अधिवासियों में जो लोग रहते हैं, मानव, वो कौन कौन से काम करते हैं? तो कृषि है, पशुपालन है, लकड़ी काटना है, ठीक है। इसके अलावा और बात करें तो मछली पकड़ना है, खनन और जंगल में वन का काम करना है। तो मछली पकड़ना, इसके अलावा खनन एवं देखें तो वनों से प्राप्त सामग्री इकट्ठा करना या संग्रहण करना उनका, ठीक है। तो ये भी बात आपको ध्यान में होनी चाहिए कि कौन कौन से वो कार्य करता है जिसकी हमने बात की है। तो ये तो है प्राथमिक व्यवसाय, और आपको ध्यान रखना है कि ग्रामीण अधिवास में जो लोग हैं, मानव है, वो प्राथमिक व्यवसायों के अंतर्गत ये काम करते हैं। अतः ग्रामीण अधिवास मुख्यतः भूमि पर निर्भर है, भूमि के दोहन पर, भूमि के विदोहन पर आधारित है। तो ग्रामीण अधिवास मुख्य रूप से जमीन, देखो सब जमीन से जुड़े हुए काम करते हैं, कहीं न कहीं जमीन का, भूमि का इसमें यूज हो रहा है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो ग्रामीण अधिवासों का जो आधुनिकता का जो प्रभाव है वो बिल्कुल कम है। ग्रामीण अधिवासों पर जो वर्तमान समय का जो प्रभाव होना चाहिए वो कम है, ठीक है। और इसलिए यहाँ जो सामाजिक संगठन हैं, तो उनकी बात करें तो सामाजिक संगठन सुदृढ़ एवं मानव मूल्यों में देखें तो हमें प्रगाढ़ता पाई जाती हैं, और प्राचीन चीज़ें, रीति रिवाज हमें दिखाई देती हैं यहाँ ग्रामीण अधिवासों में। तो जो ग्रामीण अधिवास हैं, उस ग्रामीण अधिवास में जो सामाजिक संगठन है, जो सामाजिक मजबूत संगठन है, सुदृढ़ है, सामाजिक संगठन सुदृढ़ एवं मानव मूल्यों एवं मानव मूल्यों में हमें प्रगाढ़ता दिखाई देती है। हम कह सकते हैं कि उसमें हमें वो भी प्राचीन समय की जो चीज़ें हैं, एकता है, संगठन है, वो हमें दिखाई देती है उसमें, क्योंकि यहाँ पर आधुनिकता की जो चीज़ें हैं वो कम है। सिंपल सी बात है कि वो पुरानी बातें हमें अक्सर यहाँ दिखाई देती हैं। और एक बात है कि सामाजिक मूल्यों को व्यक्तिगत मूल्यों से ऊपर रखा जाता है मानव ग्रामीण अधिवास में। मतलब सामाजिक मूल्यों को हम देखें तो मानव से बढ़कर बताया है, व्यक्तिगत मूल्यों से ऊपर माना जाता है। समाज की जो स्थिति है उसको बढ़िया माना जाता है इंसान की स्थिति से। जैसे गांव में जो दृश्य होता है उसको हम समझ सकते हैं कि परिवार में, समाज में, कहते हैं ना, समाज में नाक कट जाएगी, मतलब क्या हुआ, सामाजिक जो है प्रतिष्ठा वो होनी चाहिए। वैसे भी ग्रामीण अधिवासों में हमें ये दिखाई देता है कि जो सामाजिक संगठन है
उसमें जो मानव मूल्य हैं, उसमें वो मानव जो मूल्य हैं वो उसमें प्राचीनता, वही हमें रूढ़िवादिता या प्राचीन समय की जो बातें हैं परंपरागत वो दिखाई देती हैं। और इसके अलावा ग्रामीण अधिवासियों में हम देखें तो सामाजिक मूल्यों को मानव या व्यक्तिगत मूल्यों से ऊपर रखा गया है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब बात करते हैं ग्रामीण अधिवासियों के प्रकार। तो हम पढ़ेंगे ग्रामीण अधिवासियों के प्रकार। देखो, मकानों की संख्या और उनके बीच की जो दूरी है उसके आधार पर अगर हम देखें तो विभाजन जो इनका है वो अलग अलग प्रकार का है। तो अक्सर अगर हम ग्रामीण अधिवासियों को विभाजित करें तो कुछ दो चीज़ों पर, एक तो मकानों की संख्या देखेंगे हम, मकानों की संख्या, और एक होगा, दूसरा होगा दूरी के आधार पर। दूरी के आधार पर ठीक है। तो ग्रामीण अधिवासियों के प्रकारों के लिए हमें भौतिक लक्षण, सामाजिक सांस्कृतिक कारक और सुरक्षा आदि सबको हमको देखा जाना चाहिए। और मानव जो अधिवास है वो एक स्थान पर जब मानव ग्रामीण अधिवास होता है तो उसके पीछे भौतिक लक्षण होते हैं, कुछ सामाजिक कारक हो सकते हैं तो कुछ सुरक्षा से जुड़े हुए कारक हो सकते हैं। सामान्य रूप से हम देखें तो मानव के जो ग्रामीण अधिवासियों में हम देखें तो 4 प्रकार के बताए हैं। कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। ठीक है, पहला है सघन या गुचित अधिवास। एक नंबर आपको ध्यान करना है, सघन या गुचित अधिवास। दूसरा प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास। तीसरा आपको ध्यान रखना है मिश्रित अधिवास। और 4 नंबर जो आपको बात याद करनी है वो है पल्ली अधिवास। ठीक है, तो ग्रामीण अधिवासियों के प्रकार की बात करें जो अलग अलग चीज़ों पर निर्भर करता है, अलग अलग चीज़ों के रूप में उनके जो कारक है वो उत्तरदायी हैं, जैसे भौतिक है, सामाजिक और सांस्कृतिक, इनकी वजह से इनके अलग अलग प्रकार हैं। मकानों की संख्या और उनके बीच की दूरी के आधार पर इनको विभाजित किया है, जिसमें हमने विशेषकर 4 प्रकार देखे हैं, सघन या गुचित अधिवास, प्रकीर्ण या एकाकी, मिश्रित अधिवास और पल्ली अधिवास। इन अधिवासों के बारे में हम विस्तार से, इनकी विशेषता, इनके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और बाकी बात करेंगे अगले वीडियो में। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।